दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों के यहाँ आ रही हो तो प्लीज़ हेलो करके बताने का प्रयास करें कि मेरी आवाज़ आप लोगों के यहाँ जा रही है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ बताने का प्रयास करें, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के यहाँ पहुँच रही है? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ बताने का प्रयास करें, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव क्लास में। इसके पहले हम लोगों ने जो बातें की थी, मुख्य मुद्दों पर जो हम लोगों ने बातें की थी, पिछली लाइव क्लास के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा। जो मेरी पिछली लाइव क्लास हुई थी वो थी पहली क्लास, सीरीज़ नंबर 1 जो हुआ था, उसमें मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो डिस्कस मैंने किया था वो हमारा सभ्यता के बारे में था, संस्कृति के बारे में था। सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और स्कल्पचर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, और इसके बाद वास्तु क्या है, शिल्प क्या है। ये महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपसे डिस्कस किया था। और लोग कल्चर को पढ़ते हैं लेकिन कल्चर के जो बेसिक एलिमेंट हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो जब तक आप कल्चर के बेसिक एलिमेंट को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कल्चर के जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो जो आंसर आपको लिखना होगा उस आंसर को आप ईमानदारी से लिख नहीं पाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो उसको देखते हुए मैंने आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं सिविल, जो आईएएस मेंस के आते हैं या प्री के क्वेश्चंस आते हैं, विशेषकर मैं आईएएस मेंस की बात कर रहा हूँ, पीसीएस मेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति के मूलभूत तत्वों को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको अगर इसके बारे में आपको जानना है तो जो मेरा पहला लेक्चर है उसके बारे में आप जा करके फेसबुक की मेरी साइट है उस पर जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर के भी बारे में हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर काम के इसकी सैलिएंट फीचर्स क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसके अलावा शिल्प क्या होता है, शिल्प के भी बारे में हमने आपसे जो है डिस्कस किया था। वास्तु के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वास्तु शब्द है, जो भारतीय परंपरा का जो वास्तु शब्द है, इसकी व्याख्या मैंने बहुत ही अलग से व्याख्या इसकी मैंने किया था। जो वास्तु शब्द है यह वस्तु से निकला हुआ है, और यह जो शब्द आता है, यह इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है, यह ऋग्वेद में भी इसका डिस्क्रिप्शन आता है। तो वास्तु का मतलब होता है किसी वस्तु को सही स्थिति या सही जगह पर रखना। तो ऋग्वेद काल में भी जो आर्य होते थे, जो ऋषि और महर्षि होते थे, उन लोग भी अपने जब घर बनाते थे या जब आश्रम बनाते थे तो उसमें वास्तु नियमों को ज़रूर देखते थे। और आज आपको पता है कि जो वास्तु परंपरा है बहुत ही विकसित है। तो वास्तु का जो ओरिजिनेशन है वह जो है ऋग्वेद काल से ही मानी जाती है। दूसरी जो वास्तु जो हिंदी का संस्कृत का जो शब्द है, इसमें शिल्प भी आ जाता है और मूर्ति भी आ जाती है, दोनों चीज़ें हैं। तो जो वेस्टर्न का स्कल्पचर और आर्किटेक्चर है यह भारतीय वास्तु दोनों में आ जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से बता चुका हूँ और इससे यहाँ चर्चा इसकी हम नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अगले हमारे जो बिंदु हैं उसकी तरफ से मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा।
कि इसके बाद जो मेरा लेक्चर था वो थोड़ा सिविल सर्विस के बारे में, मेरा जो लेक्चर नंबर 2 जो था, मेरे ही साइट पर पड़ा होगा, अगर आप उसको देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 जो मेरा है उसमें मैंने सिविल सर्विस की जो समस्याओं के बारे में बताया था। हाँ, जो सिविल सर्विस की जो समस्याओं के बारे में बताया था मैंने कि जो लैंग्वेज है कैसी हमारी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। वास्तव में जो मैंने डिस्कस ये किया था कि हिंदी भाषी बेल्ट के लोगों को जो मार्क्स मिल रहा है, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है, नंबर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और यह आपको पता है कि जो अभी जो रेशियो ऑफ सिलेक्शन है सिविल सर्विस में, वह बहुत ही कम है, या नहीं के बराबर, मैं कहूँगा नहीं के बराबर है। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हिंदी भाषी क्षेत्र को के सामने उभर के सामने आई हैं कि जो लड़का नॉर्थ इंडिया का है, पूरा का पूरा पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, और हिंदी माध्यम से जो चुने जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या अचानक बहुत कम हो गई है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने आपसे पिछले क्लास की चर्चा किया था कि वास्तव में समस्या आपकी इंटेलिजेंसिया या आपकी बुद्धि की नहीं है, आपके मस्तिष्क की नहीं है। समस्या कहीं न कहीं आपके जो हिंदी भाषा है उसके व्याकरण से जुड़ी हुई है, आपके क्लेरिफिकेशन और आपके स्पष्टीकरण से जुड़ी हुई है कि आप विषय को इतनी मजबूती से आप नहीं रख पाते हो जितना रखना चाहिए। उसमें भाषा का भी दोष नहीं है, उसमें दोष आपका है। क्योंकि जब हम हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो यह मान लेते हैं कि ये हमारे घर की भाषा है, इसके साथ में इसकी ग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, इसकी परसेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ठीक है, चलता रहेगा। तो उसको देखते हुए हमको ये अपनी जो तकनीकी है, हमारी जो भाषा की समझ है, जो व्याकरण है, इसको हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से पिछला जो हमारा लेक्चर है, जो कि सिविल सर्विस की जो समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, किस प्रकार से आ रही हैं, तो इसमें दोष भाषा का नहीं है, दोष बल्कि हमारा है। हम लैंग्वेज के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा व्याकरण है कहीं न कहीं से कमज़ोर हो जा रहा है, अशुद्धियाँ हो जा रही है भाषा में, और भाषा की ग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, इसकी परसेप्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी समस्याएं हैं हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनको दे। जब तक आप भाषा के साथ में काम नहीं करेंगे तब तक जो है आपका सिलेक्शन जो है उत्तर भाषी जो छात्र हैं जो कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नहीं बढ़ने वाला, इतना जानिए आप। तो आपको अपनी भाषा के साथ में काम करना है। अगर सिविल सर्विस में आप भी चाहते हैं कि जैसे अंग्रेज़ी इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं उनके साथ में अगर उनकी तरह से अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो अपनी भाषा की, हिंदी भाषा की समझ को, उसके व्याकरण को, उसके अशुद्धियों को, उसके एक्सप्रेशन को आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास करिए और अपनी भाषा के ऊपर विश्वास करिए, उस पर वर्क करिए। तो आप ये तय जानिए कि निश्चित रूप से आपका जो वो है सिविल सर्विस में जो है रैंक भी बढ़ेगी और इसमें आपका सिलेक्शन भी होगा। इससे निराश होने की ज़रूरत कतई नहीं है। और सिविल सर्विस में तो बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। लोग कहते हैं कि इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है। मीडियम सिर्फ आपके मटेरियल को कैरी करती है और आपकी भाषा इसको कितना आप सक्षम बनाते हैं कि उन चीज़ों को कैरी कर सके, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अपनी भाषा के साथ में काम करें और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास का मैंने वो जो पैरामीटर बनाया है कि क्लास का जो हमारा पैटर्न है कि 2-3 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो वास्तुशैली क्या रही है। देखिए, उत्तर भारत में भी मंदिर बनाए गए, घर बनाए गए, महल बनाए गए और जो भी वास्तुशिल्प बनाया गया, और दक्षिण भारत में भी बनाया गया। लेकिन उत्तर भारत की परंपरा थोड़ी सी अलग है और दक्षिण भारत की परंपरा थोड़ी सी अलग है। जितने भी मोनूमेंट्स बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए या जो भी वास्तुशिल्प का गठन किया गया, बनाया गया, उनको बनाने के पीछे एक शास्त्रीय विधान है। जो भी वास्तुशिल्प बनाया गया, चाहे वो मंदिर बनाया गया, चाहे आपका मस्जिद बनाई गई, मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर है बनाया गया, चाहे महल बनाया गया, चाहे मूर्तियां बनाई गई, चाहे घर बनाया गया, तो इनके बनाने के पीछे एक सैद्धांतिक विचारधारा काम कर रही है, एक प्रिंसिपल काम करता है। तो
इसी परंपरा को शास्त्रीय विधान कहा जाता है। आप जितनी भी प्रतिमाओं या देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मूर्तियों को देखते हैं, उनको ऐसे नहीं गढ़ा गया है, उसके पीछे एक शास्त्रीय विधान है, एक नियम है। उन शास्त्रीय विधानों के अनुसार ही प्राचीन काल में मंदिरों को बनाया गया, महलों को बनाया गया, घरों को बनाया गया, या ऐसे भी किसी भी शिल्प का गठन जो किया गया वह शास्त्रीय विधानों के अनुसार किया गया। तो शास्त्रीय परंपरा के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। कंपटीशन में जो हम लोग सिविल की तैयारी करते हैं, लेकिन इस परंपरा के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सिविल सर्विस की परीक्षा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, तो उसको देखते हुए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मंदिर बनाए गए, आवास बनाए गए, किले बनाए गए, उसको जो बनाया गया उसके पीछे किस शास्त्रीय विधान की परंपरा थी, इसको जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो इसे वास्तु परंपरा कहा जाता है, इसे वास्तु परंपरा कहा जाता है। तो दो परंपराओं के बारे में हमको सूचना मिलती है। एक है उत्तर भारत की परंपरा, इसे आर्य वास्तु की परंपरा भी कहा जाता है, और दूसरी है दक्षिण भारत की परंपरा को कहा जाता है। दो हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है वह दो पार्टों में डिवाइडेड है। ये है उत्तर भारत की परंपरा, एक है दक्षिण भारत की परंपरा। और यह शास्त्रीय विधान यानी पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुस्तकें डिसाइड करती है कि हमारा जो है मंदिर बनेगा, घर बनेगा, किला बनेगा, या जो भी बनाएंगे हमको किस आधार पर उसको बनाएंगे। तो उत्तर भारत की जो हमारी जो उत्तर भारत की जो परंपरा है, जो नॉर्थ इंडिया की परंपरा है, उसे आर्य वास्तु परंपरा कहा जाता है। और उत्तर भारत की जो आर्य वास्तु की परंपरा है, इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का ज्ञान स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। और इससे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैंने बताया कि उत्तर भारत की जो आर्य वास्तु की परंपरा रही है, इसके जो प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा माने जाते हैं। और विश्वकर्मा को जो वास्तुशिल्प का ज्ञान यानी वास्तु का ज्ञान मिला था, सीधे ब्रह्मा से मिला था। और जो इनकी पुस्तक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है विश्वकर्मा प्रकाश। पुस्तक का नाम है विश्वकर्मा प्रकाश। तो बेसिक रूप से इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने दो पॉइंट को बताया कि उत्तर भारत की परंपरा को आर्य वास्तु की परंपरा भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। और विश्वकर्मा की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसे विश्वकर्मा प्रकाश भी कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वास्तु से संबंधित पुस्तकों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो वास्तु से संबंधित जो महत्वपूर्ण भारत में किताबें हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है कि जो वास्तु के ग्रंथ अलग से लिखे गए हैं, और जो दूसरा जो ग्रंथ है कि वह वास्तु के ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसके रेफरेंस जो है बहुत सी किताबों में आते हैं, पुस्तकों में आते हैं। तो सबसे पहले जो वास्तु की पुस्तकें हैं, जिसमें कि आर्किटेक्चर के बारे में, वास्तु के बारे में, मूर्तियों के बारे में मौलिक सूचना हमको मिलती है, जिसके आधार पर हम अपने घर बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, आवास बना सकते हैं, किले बना सकते हैं, या प्रसाद बना सकते हैं, या पैलेस बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सभी सूचनाओं का जो संग्रह है वास्तु पुस्तकों में मिलता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने पहले ही बताया है कि विश्वकर्मा की जो पुस्तक है वो है विश्वकर्मा प्रकाश। जो वास्तु के बहुत ही प्रेमी लोग हैं इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो यह वास्तु की बेसिक पुस्तक मानी जाती है, वो विश्वकर्मा प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो मध्यकाल में लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है अपराजित पृच्छा। अपराजित पृच्छा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह भी वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई किताब है, इसको आप नेट पर जाके देख सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है सम्रांगण सूत्रधार। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं वो हैं भोजदेव, इस पुस्तक के लेखक हैं भोजदेव। सम्रांगण सूत्रधार में एक बहुत यूनिक पुस्तक अपने आप में मानी जाती है। तो यह पुस्तक भी आप देख सकते हैं, ओरिजिनल पुस्तक है अपने आप में। तो ये जो तीन पुस्तकों को मैंने बताया, विश्वकर्मा प्रकाश, अपराजित पृच्छा और सम्रांगण सूत्रधार, ये पुस्तकें हैं वास्तुशास्त्र की महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पुस्तकें हैं जिसमें कि वास्तु के बारे में रेफरेंस हमको
दिखाई देता है। उसमें से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पुराणों के बारे में सूचना हमको मिलती है। जो पुराण में अलग अलग जो रेफरेंस आते हैं, उस रेफरेंस में हमको इसकी सूचना मिलती है। इसके अलावा बृहस्पति संहिता में भी सूचना मिलती है। इसके बाद तंत्र में भी सूचना, तंत्र के जो तमाम ग्रंथ हैं उसमें भी हमको सूचना अलग अलग से उस समय मिलती है। तो उत्तर भारत की जो वास्तु परंपरा है, इसके बारे में मैंने बताया। इस को अगर मैं शॉर्ट में इसको मैं आपको बताऊं तो इस परंपरा के अंतर्गत उत्तर भारत की या आर्य परंपरा के जो संस्थापक हैं उनको माना जाता है कि विश्वकर्मा इसके हैं। और विश्वकर्मा की जो यह ज्ञान मिला था वो ब्रह्मा से मिला था। और जो विश्वकर्मा की जो पुस्तक है महत्वपूर्ण, वह है विश्वकर्मा प्रकाश। और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में मैंने बताया था। ये है अपराजित पृच्छा और दूसरी पुस्तक है समरांगण सूत्रधार, जो कि भोजदेव की पुस्तक है। इतना जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने उत्तर भारत की परंपरा को आपको बता दिया। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की परंपरा क्या है। हमारे जो वास्तुशास्त्र की जो दक्षिण भारत की परंपरा है, उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत की जो वास्तुशास्त्र की परंपरा है, उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो ब्रह्मा स्वयं माने जाते हैं। और इसके बाद मय माने जाते हैं और इसके बाद त्वष्टा माने जाते हैं। तो दक्षिण भारत की वास्तुशास्त्र की परंपरा उत्तर भारत की परंपरा से थोड़ी सी अलग है। दो परंपराएं हैं, दोनों में विरोध नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दोनों में अंतर आ गया है। तो जो दक्षिण भारत की जो परंपरा है, उसके जो प्रमुख आचार्य माने जाते हैं वो ब्रह्मा हैं, इसके बाद मय हैं, इसके बाद त्वष्टा हैं। तो दक्षिण भारत के ग्रंथों को भी दो पार्टों में बांटा जाता है। तो दक्षिण भारत के वे ग्रंथ जो सिर्फ जिसका संबंध वास्तुशास्त्र से है, और दक्षिण भारत के वे ग्रंथ जिनका संबंध वास्तुशास्त्र से न होकर के दूसरी किताबों में वास्तु के बारे में रेफरेंस मिलता है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा बारीक अंतर है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दक्षिण भारत के जो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं, मैंने बताया कि ब्रह्मा है और मय बताया और त्वष्टा बताया। लेकिन जो वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ है उसकी सूचना है विश्वकर्म प्रकाश। तो आपको उत्तर भारत का जो ग्रंथ है वह विश्वकर्मा प्रकाश है, और दक्षिण भारत का जो ग्रंथ है वह है विश्वकर्म प्रकाश। यहाँ पर बहुत बारीक अंतर है। सिविल में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार बहुत सिविल में क्वेश्चन आ चुका है। तो यह विश्वकर्मा प्रकाश और विश्वकर्म प्रकाश, ये दोनों में अंतर। तो विश्वकर्म प्रकाश का जो ग्रंथ है वह दक्षिण भारत का ग्रंथ है। तो यह आपको अंतर करना पड़ेगा। तो विश्वकर्मी शिल्प, इसका नाम है विश्वकर्मी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है वह है मय मत। जो सेकेंड ग्रंथ है वह है मय मत। और जो तीसरा जो ग्रंथ है वो है मानसार। तो तीन ग्रंथों के बारे में बताया मैंने। दक्षिण भारत की जो वास्तुशास्त्र की परंपरा है उससे जुड़े हुए तीन ग्रंथों के बारे में बताया। एक है विश्वकर्मी शिल्प, दूसरा है मय मत, और जो तीसरा है मानसार। इस प्रकार से तीन ग्रंथ जो है जो कि बिलोंग करते हैं। और उत्तर भारत के जो तीन ग्रंथों को बताया मैंने, विश्वकर्मा प्रकाश, अपराजित पृच्छा और समरांगण सूत्रधार, ये महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में मैंने बताया। इसको आपको याद रखना है। मेरा जो है लेक्चर आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे कि आपको रिप्रोड्यूस करने में आसानी हो, कि दोबारा इसको आप जो है देख सकें। तो ये वास्तु परंपरा जो हमारी रही है, इसको मैंने आपको डिटेल, इस जो पूरा मेरा शॉर्ट में लेक्चर जो अभी था, इसको मैंने वास्तुशास्त्र की परंपरा को बताया कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है उत्तर भारत की परंपरा, दूसरी है दक्षिण भारत की परंपरा। उत्तर भारत की परंपरा में क्या है कि इसे आर्य परंपरा भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र उसे कहते हैं कि जिसके अनुसार एक निश्चित और वैज्ञानिक योजना के अनुसार हम अपने घरों को, मंदिरों को या किसी भी प्रकार का किलों को, प्रसादों को या महलों को, या किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन जहाँ मानव रहता है वहाँ पर रहने के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके लिए जो वास्तुशास्त्र की परंपरा है उसको निर्धारित करता है। यह वास्तुशास्त्र की परंपरा है। तो मैंने बताया कि इसकी दो परंपराएं हैं, उत्तर भारत की परंपरा और दक्षिण भारत की परंपरा। और उत्तर भारत की परंपरा के जो संस्थापक हैं वो अलग हैं, और दक्षिण भारत की जो संस्थापक हैं उसके अलग अलग हैं। तो ये दो परंपराएं हैं, दोनों के बारे में आपको समझने की ज़रूरत है।
अच्छा, अब हम चलते हैं जो शैलियों के प्रकार के बारे में, शैलियों के प्रकार के बारे में हम लोग करेंगे। और इसके बारे में जो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शैलियाँ थी, मंदिर निर्माण की शैलियाँ विशेषकर, मैं हम लोग उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं वो 3 प्रकार की अधिकतर मानी जाती हैं। पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है बेसर शैली। ये 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इतिहासकारों का जो डिवीज़न है, कुछ लोग जो है इसको बहुत सीमित मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो मंदिरों का विभाजन किया जाएगा, यानी उत्तर और दक्षिण भारत के जो मंदिरों का जो विभाजन होगा, इसे और भी वो लोग व्यापक बनाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो नागर है, द्रविड़ है, नागर द्रविड़ तो 2 मौलिक परंपराएं हैं और दोनों को मिलाने के बाद जो है बेसर शैली बनती है। बेसर का मतलब ये होता है मिश्रित शैली। इसको मैं पीछे बता चुका हूँ, आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगे। तो ये 3 शैलियों के अलावा जो वास्तुशास्त्र के आधुनिक विद्वान हैं, उनमें 3 शैलियों को और भी बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि नागर और द्रविड़ के अलावा वावाट एक शैली है। इसके अलावा वावाट का जो विस्तार है वह विदर्भ का मतलब हो गया आपके जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग लगता है, उसे विदर्भ कहा गया है। तो जो वावाट शैली एक वहाँ पर भी डेवलप हुई। इसके अलावा एक शैली की और चर्चा करते हैं, उसे कहते हैं कि यह भूमिज शैली है। भूमिज शैली को माना जाता है कि इसका विस्तार बिहार, बंगाल और उड़ीसा में है। भूमिज शैली, जो भूमिज शब्द आया हुआ है, इसका मतलब कि जो यहाँ के मंदिर बनाए गए उनकी ऊंचाई भूमि के काफ़ी नज़दीक थी, यानी इसकी एलिवेशन जो हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। इसके बाद ललित शैली। ललित शैली में 3 चीज़ें आती हैं, लाट और गुर्जर प्रदेश। लाट और गुर्जर प्रदेश। लाट जो है आपका गुजरात का क्षेत्र है और गुर्जर जो प्रदेश है वह राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र आता है वो गुर्जर प्रदेश है। तो मैंने 3 शैलियों के बारे में पहले बताया है। पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है बेसर शैली। इन 3 शैलियों के अलावा कुछ विद्वानों का विचार है कि कुछ क्षेत्रीय विभाजन भी इसका किया जा सकता है और वह इसका विस्तार देते हैं। वो कहते हैं कि नागर, द्रविड़ और बेसर के अलावा वावाट भी एक शैली है। वावाट का संबंध मैंने बताया कि विराट या विदर्भ प्रदेश से मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो 5वीं शैली मैंने बताया वो भूमिज शैली बताया। भूमिज शैली का संबंध बिहार, बंगाल और उड़ीसा से है। यह क्वेश्चन यहाँ से एक बार आ चुका है कि भूमिज शैली का संबंध किससे है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भूमिज शैली का संबंध बिहार, बंगाल और उड़ीसा से है। इसके अलावा जो ललित शैली है, ललित शैली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ललित शैली का संबंध भी लाट और गुर्जर प्रदेश से है। लाट के बारे में मैंने बताया कि लाट का संबंध गुजरात से है और जो गुर्जर प्रदेश हुआ करता था, तो गुजरात और जो राजस्थान का क्षेत्र होता था वो जो गुर्जर प्रदेश हुआ करता था। तो मंदिरों के जो विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया कि मंदिरों का जो विभाजन, जो मंदिर शिल्प की जो शैलियाँ थी, मंदिर शिल्प की जो शैलियाँ थी, उन शैलियों के बारे में बताया कि आपका जो है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और इसके अलावा वावाट, भूमिज और ललित, ये इतनी शैलियों के बारे में बताया। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वावाट, भूमिज और ललित, ये 3 शैलियों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सिविल में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा लेकिन मुख्य रूप से जो अध्ययन का क्षेत्र है, जो किताबें आपको मिलती हैं, उसमें 3 शैलियों की ही बात की गई है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इसीलिए जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है, हम 3 को ही अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाएंगे। तो इसमें नागर शैली के बारे में बता चुका हूँ। नागर शैली की जो विशेषताएं क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट जो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन एक थोड़ा सा डिवीज़न करना आपके लिए ज़रूरी है कि नागर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और द्रविड़ शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और बेसर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसको यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि जो इसका भौगोलिक डिवीज़न कहाँ से कहाँ तक है। पहले मैं नागर शैली के बारे में बताऊंगा कि देखिए, भौगोलिक रूप से विंध्याचल को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से, दोनों के रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो
तो जो विंध्याचल है यह एक बहुत बड़ी डिवाइडिंग लाइन मानी जाती है। विंध्याचल का पर्वत जो माना जाता है, इसकी एक बहुत बड़ी इसकी डिवाइडिंग लाइन मानी जाती है। नागर शैली के जो मंदिरों का विस्तार है वह हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला तक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। नागर शैली के जो मंदिरों का विस्तार है वह हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत श्रृंखला तक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप तो बेसर की शैली पड़ती है, जो कि दोनों के मिक्सेशन से बनी है, नागर और जो है द्रविड़ को मिला करके। तो बेसर शैली के जो मंदिर बने हुए हैं वह विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र यह माना जाता है। और इसके बाद दक्षिण भारत पूरा पड़ जाता है, तो अंतिम में बचता है कृष्णा नदी के बाद जो सुदूर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र द्रविड़ शैली में आता है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर and the classification of the temple, then you should perceive the such type of the things. These are the basics of the temples. तो इसको आपको समझना पड़ेगा चीज़ों के। जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि तीनों शैलियों का जो क्लासिफिकेशन है कि इसके जोग्राफिक जो लाइन है, इसका जो कहाँ से इसको डिवाइड किया गया है, इसको आपको देखना पड़ेगा विस्तार के बारे में। इसके लिए मैं जो हमारे बच्चे हैं जो जूम पे हमसे पढ़ रहे हैं लगातार शाम की क्लास में 5 से 7 के बीच में, मैं उनको लिखवा भी चुका हूँ। तो लेकिन इसमें कोई नवीनता नहीं है। लेकिन जो इसके पहले मैंने बताया कि इसका जो वास्तुशास्त्र की परंपराओं के बारे में, तो वो चीज़ें नई थी, तो उनको सीखना पड़ेगा। अब इनकी तीनों शैलियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जो ये परंपराएं रही हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया। तो तीनों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं उसको तो हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सेक्शन है उसको मैं उठाना चाहता हूं कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आईएएस की हो चाहे पीसीएस की हो, वहां से मेरा मानना है कि जो भी मैं बताने जा रहा हूं ये आप तय जानिए कि वहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमेशा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम 1 बाय 1 हैंडल करेंगे इन चीज़ों को लेकर के। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ों को और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाली लेक्चर में जो मेरा था कि प्रासाद और मंदिर में क्या अंतर है। नागर शैली को हम पढ़ेंगे, नागर शैली को हम लोग पढ़ेंगे अभी कि, लेकिन इसके पहले 2-3 चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि प्रासाद क्या होता है, मंदिर क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें। प्रासाद और मंदिर की जो क्या विशेषताएं थी इसको लेकर के हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो मंदिर का जो डेवलपमेंट होता है, टेम्पल, जो मंदिर शब्द का जो प्रयोग किया गया, यह बहुत ही नया शब्द का प्रयोग किया गया। और आपको पता है कि समतल मैदानों पर मंदिर बनाने की जो परंपरा की शुरुआत जो सबसे पहले हुई वो गुप्त काल में हुई। विशेषकर चंद्रगुप्त सेकंड के समय समतल मैदानों पर मंदिर बनाने की परंपराओं की शुरुआत किया गया। इसके पहले जितने भी हमारे पास साक्ष्य हैं वहाँ पर मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं आता है। उसके लिए इसके पहले मंदिर शब्द का प्रयोग न करके बल्कि प्रासाद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुप्त काल के पहले जो मंदिर के लिए प्रासाद शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रासाद का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे जो प्राचीन जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तकें हैं हमारी, उसमें प्रासाद शब्द का मतलब राजभवन से है, राजमहल से है और देवताओं के मंदिर से भी है। ठीक है, तो जो प्रासाद जो शब्द यूज़ किया गया है उसके मैं मतलब बताया कि उसमें राजभवन भी आता है, राजमहल भी आता है और देवताओं के मंदिर भी आता है। और प्रासाद शब्द जो निकला है वह प्रसद धातु से निकला है, प्रसद धातु से निकला है। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रधन सीदति, यानी जहाँ से जाने को जा करके आपको प्रसन्नता हो, खुशी हो। टू बी प्लीज्ड, टू बी ग्रेसियस, टू बी अपीज्ड,
टू बी सूद्ड, ठीक है। तो ये जो प्रासाद शब्द है वह जो है प्रसद धातु से निकला है, प्रसद धातु से निकला है। और इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर जाकर के आपको खुशी मिले, जहाँ पर अनुग्रह प्राप्त हो, ठीक है, जहाँ पर आप कूल और काम का अनुभव करें, अपीज्ड फील करें, ठीक है, जहाँ ट्रैंक्विल फील करें, जहाँ शांति फील करें, तो यह जो है प्रसाद शब्द का मतलब होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो पहले देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे वो इंडिपेंडेंट नहीं बनाए जाते थे। जहाँ मानव का निवास होता था वहाँ पर मानव निवास के साथ में ही इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जिसे प्रासाद कहा जाता था। तो यह जो प्रासाद की परंपरा है यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इसको लेकर के थोड़ी सी मैं आपको पीछे भी ले जाना चाहूँगा कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल की तरफ मैं ले जाना चाहूँगा। तो ऋग्वेद काल में जो मंत्र हैं, तो उस समय तो किसी भी जो 33 देवताओं की सूची हमारे पास प्राप्त होती है, जो हमारा जो माध्यम था, हम यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा करते थे। तो और जो पुरोहित होते थे वह यज्ञ को चारों तरफ बैठ करके मंत्रों का जो उच्चारण करते थे और देवताओं को प्रसन्न करते थे, और जो भी उनकी जो भौतिक या सांसारिक या जो है आध्यात्मिक इच्छाएं थी उनसे वो पूरी होती थी। तो ऋग्वेद काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र। उसके भी पहले का जो महत्वपूर्ण देवता था वो था वरुण, ठीक है ना। और उसके भी पहले का जो देवता था वो था ऋत। ये देवताओं का मैं क्रम आपको बता रहा हूँ। अब जब वैदिक काल यानी आपका ऋग्वेद का जो काल समाप्त हो गया, तो उसके समाप्त होने के बाद जो है यजुर्वेद, जो लेटर वैदिक एज जिसे कहा जाता है, उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ। क्या क्रांतिकारी बदलाव हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। यजुर्वेद में इंद्र को पीछे करके एक नए देवता का उद्भव हो गया, वो था विष्णु, ठीक है। विष्णु का जो है आविर्भाव हो गया। विष्णु जो था, विष्णु को यह माना गया कि जो यज्ञ होता है उसे यज्ञ का प्रतीक मान लिया गया। यानी जो आप यज्ञों में पूजा पाठ करेंगे, जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो होम करेंगे, जो यज्ञ करेंगे, उसको तो लाभ मिलेगा ही। अगर आप विष्णु की उपासना करते हैं तो आपको यज्ञ का लाभ मिलेगा। यहीं से विष्णु एक फिजिकल बॉडी के रूप में विष्णु की स्थापना होती है, और उत्तर वैदिक काल में एक सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में विष्णु का उद्भव होता है। तो ऋग्वैदिक काल की जो पूजा परंपरा थी बहुत ही अप्रत्यक्ष हुआ करती थी, एब्स्ट्रैक्ट हुआ करती थी, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में जब विष्णु का उद्भव हो गया तो वह फिजिकली हम सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत हो गया, और वहाँ पर एक फिजिकल यानी जो आइकनोग्राफी होती है, जो प्रतिमा पूजा की परंपरा की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। तो जो ये काल होता है, और जब देवता होगा तो देवता को के रहने के लिए उसके लिए एक निवास का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए देवता को रहने के लिए जो आवास बनाया गया, जो निर्माण किया गया, उसे प्रासाद का नाम दिया गया, ठीक है। और जहाँ पर लोग जाते थे, और जहाँ पर जो प्रसाद शब्द है वह प्रासाद से ही निकला हुआ है। पीछे भी मैंने बताया था, जो प्रसाद शब्द है वह प्रासाद से निकला हुआ है, ठीक है। वह मंदिर से, आज हम बेशक मंदिर में जाते हैं और जो प्रसाद लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद शब्द है वह प्रासाद शब्द से उत्पन्न होता है। थोड़ी सी हम लोग मंदिर की भी बात कर लें कि जो मंदिर शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होती है, इसके भी बारे में हम लोगों का जानना जरूरी है। मंदिर शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह मन है, जिसका अर्थ होता है शिथिल होना या आराम करना, ठीक है। कुछ लोग इसे मन धन दर करके कहते हैं कि जहाँ पर मन जा कर के एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन यह जो इसका क्लैसिफिकेशन है यह पूरी तरीके से गलत है। मंदिर शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो मंद धातु से निकली होती है, जिसका अर्थ होता है शिथिल होना, आराम करना। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो मंदिर बनाए गए वह देवी देवताओं या ऐसी आध्यात्मिक विभूतियों को आराम करने के लिए बनाया गया था, इसे मंदिर कहा गया। तो अगर देखा जाए तो दोनों में थोड़ी सी अंतर है। वहाँ पर आप जब प्रासाद में जाकर के आप ब्लेस्ड होते हैं, आपको सूद फील होता है, आप एम्पावर्ड हो जाते हैं,
तो यहाँ पर जो देवता है, जो देवता का जो आवास था, जब देवता थक जाता है फिजिकली, जब देवता रहेगा तो उसके आवास के लिए, आराम के लिए जो, तो देवताओं का जो आराम घर है उसे मंदिर का नाम दिया गया। ठीक है। और जो मंदिर के नाम भी अलग अलग मिलते हैं। ठीक है। तमिल क्षेत्र में मंदिर को कोविल कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण भारत में मंदिर को कोविल या कोइल कहा जाता है। कन्नड़ में देव स्थान की चर्चा आती है और तेलुगु में देवालय कहा जाता है। तो आप देखिए इसमें कहीं भी मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं है, यानी जो भारत की, दक्षिण भारत की भी परंपरा रही है उसमें मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तमिल में मंदिर को कोविल या कोइल कहा गया है, कन्नड़ में देव स्थान कहा गया है और तेलुगु में देवालय कहा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो मंदिर और प्रासाद का जो संबंध है यह अपने आप में है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, दक्षिण भारत में विमान को भी मंदिर का ही नाम दिया गया है। ठीक है। दक्षिण भारत में जो विमान शब्द है, विमान को मंदिर का दूसरा नाम दिया गया है। अच्छा, ये विमान शब्द बहुत चमत्कारिक है। दक्षिण भारत में मैंने बताया कि जो विमान शब्द है इसे मंदिर का नाम दिया गया है। तो विमान शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह माँ धातु से होती है, माँ धातु से। और माँ का मतलब होता है जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न हों। और जो मदर शब्द है जिसे माँ बोलते हैं, माँ का मतलब यही होता है जिससे हम लोग उत्पन्न होते हैं, उसको माँ कहा जाता है। तो वह माँ धातु से निकला हुआ शब्द है। और माया भी शब्द इसी से निकला हुआ है। जो माया है शब्द भी, माया का मतलब होता है जो सब कुछ पैदा करे, वो माया है। अब माँ का मतलब भी सबसे उत्पन्न हो। तो ये जो विमान शब्द है, तो दक्षिण भारत में जो विमान शब्द वो मंदिर के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 2-3 चीज़ों को देखा कि प्रासाद क्या है, मंदिर क्या है और इसके बाद विमान क्या है। मंदिरों के अलग अलग नामों को भी मैंने बताया कि उत्तर भारत में इसके नाम क्या हैं, दक्षिण भारत में नाम क्या है। तो मंदिरों के डेवलपमेंट को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। गुप्त काल के पहले के मंदिर जिनको कि प्रासाद कहा जाता था, और गुप्त काल के बाद के मंदिर, यह 2 भागों में बांटा जा सकता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फिजिकली, भौतिक रूप से हमें मंदिरों के साक्ष्य गुप्त काल के पहले के प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। गुप्त काल के पहले के मंदिरों के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास महाभारत में, रामायण में, उपनिषदों में और इसके बाद अर्थशास्त्र में, इन शास्त्रीय परंपराओं में भी हमें प्रासाद के साक्ष्य मिलते हैं। और यह बताया गया है कि जो प्रासाद होते थे, यानी मंदिर बनाए जाते थे उस समय प्राचीन काल में, लेकिन उसके हमके साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, फिजिकली हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। आप सोच रहे होंगे फिजिकली साक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि जो उस समय के मंदिर बनाए गए वो ज़्यादातर जो है लकड़ी पर बनाए गए थे या ऐसे आइटम्स के ऊपर बनाए गए थे जो कि निर्माण, मतलब जो कि ख़त्म होने वाले, समाप्त करने वाले पदार्थों के बने हुए थे। इसीलिए समय बीतने के बाद ऐसे प्रासाद या मंदिरों का हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिलेख भी इसकी पुष्टि करते हैं। हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो कि विदिशा में है, उसमें भी प्रासाद शब्द का प्रयोग हुआ है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ के बारे में आप लोग अलग से यहाँ मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, पीछे बता भी चुका हूँ। हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो विदिशा से प्राप्त होता है और बैक्ट्रिया का राजा था यान टियालकिडास, उसने अपने एम्बेसडर राजदूत को भेजा था हेलियोडोरस को। शुंग राजा था, भागभद्र के दरबार में भेजा था, तो उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और वह जो है वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया। पत्थर का बना हुआ एक ऊंचा स्तंभ की उसने स्थापना किया। तो उसमें इन चीज़ों को मेंशन करता, उसमें प्रसाद शब्द का मेंशन आया। अच्छा, सांची की जो वेष्टनी है, उसके चारों तरफ जो वेष्टनी है, उस वेष्टनी पर भी एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख में भी प्रासाद शब्द का प्रयोग आता है। तो मैंने दोनों चीज़ों को बताया है आपको। एक है शास्त्रीय परंपरा में भी हमें प्रसाद का साक्ष्य मिलता है
और पुरातात्विक परंपरा में भी हमें प्रासाद का साक्ष्य मिलता है। तो जो मंदिर परंपरा है हमारी, ये दो पार्ट में मतलब बांटी जाती है। एक है गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त सेकंड के 350 ईस्वी के पहले के बने हुए प्रासाद, जिसका विवरण हमें सिर्फ जो शास्त्रीय और पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा मिलता है। और गुप्त काल के बाद के जो मंदिर, चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइमिंग है 350 के आसपास के, उसके बाद के जो टाइमिंग है, जो मंदिरों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो हम अपनी अब नागर शैली की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी और इसके जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए वो कहाँ पे बनाए गए, किस लोकेशन पे बनाए गए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्रारंभिक जो मंदिर बनाए गए नागर शैली के, तो हम लोग नागर शैली को स्टडी करने जा रहे हैं। नागर शैली की जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों का निर्माण पहली बार मध्य प्रदेश से किया गया। एमपी में जो विदिशा है, और विदिशा का दूसरा नाम सांची भी है, आपको पता है। तो विदिशा से लेकर के जबलपुर के आसपास में भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण किया गया, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों किया गया, मध्य प्रदेश से ही क्यों किया गया, दूसरी जगह पर क्यों नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इस परंपरा को देखने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड को देखना जरूरी है। एक पहला कि जो सांची का क्षेत्र है वह निर्माण के मामले में बहुत रिच माना जाता है। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, ये सभी मध्य प्रदेश में ही आपको पता है। तो जो सांची में जो निर्माण की परंपरा थी वो बहुत ही उच्च हुआ करती थी, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भवनों का वहाँ निर्माण किया गया। और सांची अपने आप में खुद ही एक जो है वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो दूसरा चीज़ है कि फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में भागवत धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रसार हुआ। भागवत धर्म का यानी वैष्णव धर्म जिसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, यानी मथुरा का जो क्षेत्र है, इतनी बड़ी बेल्ट में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। तो भागवत धर्म के लोगों ने ये सोचा कि जिस हिसाब से जिस हिसाब से महात्मा बुद्ध के मानने वाले लोगों ने गुफाओं में, चैत्यों में जो उन्होंने अपने देवता की स्थापना किया, उनका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ। तो भागवत धर्म के मानने वाले लोगों ने यह सोचा कि अगर इसी प्रकार से अगर हम भी गुफाओं में, तो पहले मैंने बताया कि जो मंदिरों की स्थापना की गई पहले गुफाओं में की गई, न कि समतल मैदानों पर, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के जो लोग मानने वाले लोग थे, उन्होंने पहली बार गुफाओं में वैष्णव सेक्ट से संबंधित जो है, जो वाराह अवतार है, उसकी प्रतिमाओं की उन लोगों ने स्थापना किया। तो यह मंदिर का प्रारंभिक चरण था। इसके पहले आपको पता है कि जो भारत में गुहा परंपरा है, यानी केव परंपरा है, यानी गुफाओं में वास्तु बनाने की जो परंपरा है, बहुत ही प्राचीन हो चुकी थी। भारत में सबसे पहले गुफा दो प्रकार की होती है, एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक है मानव निर्मित गुफा और दूसरा है प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफा। तो जो हमारे ऋषि महर्षि होते थे पहले प्राचीन समय में, वह जो प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफा होती थी उसमें लोग रहते थे, तपस्या करते थे, अपना ज्ञान का अर्जन करते थे। लेकिन इस परंपरा में सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया वह मौर्य काल में किया गया। मौर्य काल में अशोक ने पहली बार बिहार के जो गया है उसमें जो बराबर हिल है और नागार्जुनी हिल, दो हिल वहाँ पे है। तो बराबर हिल में आजीविक संप्रदाय के लोगों को गुफा बनवा करके दान दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। और जब वहाँ पर गुफा का निर्माण किया गया तो गुफा के ऊपर जो आप देखेंगे प्रवेश द्वार के ऊपर भिन्न भिन्न किस्म की चीज़ों का वो किया गया और अंदर भी एक कैविटी बनाई गई जिसमें कि वो लोग रख सकें। तो यह गुफा में निर्माण करने की परंपरा की भारत में शुरुआत हुई। बाद में उसके पौत्र दशरथ ने भी उसी प्रकार की गुफा का गया में ही बनवा करके नागार्जुनी गुफा में वो दान दिया उसने। फिर ये जो धार्मिक लोगों को दान देने की, गुफा बनवा करके दान देने की जो परंपरा रही, यह आगे चल पड़ी। और उड़ीसा में उदयगिरी और खंडागिरी, वहाँ पर दो है, वहाँ पर जैन धर्म के लोगों को दिया गया बनवा करके, ठीक है ना। तो साथ जो खारवेल शासक थे उसको उन्होंने बनवाया था। इसके बाद जो तीसरी परंपरा जो आगे बढ़ी वह नासिक में हुई। नासिक में जो आपके शासक हुआ करते थे वो सातवाहन थे और इसके बाद शक शासक थे।
उन लोगों ने महाराष्ट्र में, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत गुजरात के आसपास में हुई। तो वहाँ से गुहा बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई और उसको स्टार्टिंग करने वाले थे सातवाहन। इन लोगों ने जो दान दिया वह बौद्ध धर्म के मानने वालों को दान दिया, यानी बौद्ध धर्म की गुफाएं, वहीं चैत्य बनाया गया, विहार बनाया गया, ये परंपरा शुरुआत हुई। इसके बाद अंतिम फेस में, लास्ट फेस में आपका विदिशा के बगल में जो उदयगिरी पहाड़ी थी वहाँ पर गुफा को बनवाया गया। तो ये परंपरा आगे बढ़ी गई। आपको पता है जैन धर्म को दिया गया, आजीविक संप्रदाय के लोगों को दिया, बौद्ध धर्म के लोगों को दिया गया। इसका प्रभाव हिंदू धर्म के ऊपर भी पड़ा। तो हिंदू धर्म से संबंधित भी गुफाओं को, जो उदयगिरी गुफा है विदिशा के नज़दीक, तो उदयगिरी गुफा में दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ों को मैंने बताया। तो मैं ये बता रहा था कि मध्य प्रदेश से ही मंदिर बनाने की परंपरा की शुरुआत क्यों हुई। उसके दो रीज़न मैंने आपको बताया। एक है वैष्णव धर्म का उत्थान हो गया, और जो दूसरी परंपरा मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता बढ़ी, लोगों का यह मानना था कि जो चैत्य का निर्माण किया गया, जो विहारों का निर्माण किया गया, इस प्रकार के जो निर्माण किए गए, तो हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव का भी ये मानना है कि अगर इसी प्रकार से हम भी वास्तुशिल्प बनाएं तो इससे जनता के बीच में लोकप्रियता बढ़ेगी। जनता के बीच में लोकप्रियता बढ़ने का ये मतलब है कि जब लोग मंदिर को देखेंगे, अपने देवता को देखेंगे, तो जो आम आदमी का झुकाव इनकी तरफ बढ़ेगा। तो 3 रीज़न मैंने आपको बताया कि एक है, पहला है कि जो वैष्णव धर्म की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, दूसरी है कि बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, और तीसरा मैंने बताया कि जो सांची का जो क्षेत्र है अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जहाँ की एक रोल मॉडल पहले से ही मौजूद था, यानी एक वास्तुशिल्प पहले से ही मौजूद था, जिसको कि देख करके उनको मंदिर बनाने में, गुफाओं के अंदर मंदिर बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आने वाली थी। इसीलिए जो इसका सेंट्रल पॉइंट था वो मध्य प्रदेश बना मंदिरों को बनाने की परंपरा का। ठीक है ना। तो मेरा विश्वास है कि इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा अब जो है जो फेसबुक पे मेरा जो लेक्चर है ये तो मेंटेन ही रहेगा, तो इसको आप लोग दोबारा फिर से देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नागर शैली के बारे में, क्योंकि सबको अगर हम स्पेसिफिक थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, और इन लोगों को पढ़ाया भी नहीं गया है और अन्य लोगों के बारे में, और मेरा मानना है कि नागर शैली से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो नागर शैली से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि नागर शैली के बारे में चीज़ें क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोगों से डिस्कस करना है कि जो उदयगिरी गुफा है, तो उदयगिरी गुफा को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। उदयगिरी गुफा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उदयगिरी नाम की गुफा की जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो 3 जगहों से प्राप्त होते हैं। एक है विदिशा के बगल में, जहाँ मैंने बताया कि हिंदू गुफा मंदिर प्राप्त होता है, और जो दूसरा है वो बिहार से प्राप्त होती है, और जो तीसरा है वो है उड़ीसा से। तो उड़ीसा में उदयगिरी और खंडागिरी 2 चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। उदयगिरी नाम की 3 पहाड़ियाँ हैं, और तीनों का बहुत ही अपने आप में धार्मिक और वास्तु शास्त्र की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा ही अपने आप में महत्व है। ठीक है। तो हम लोग अपने जो हमारे अगले टॉपिक है हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नागर शैली के बारे में, कि नागर शैली चीज़ें क्या थीं और चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं नागर शैली से संबंधित जो डिस्कस हम लोग करेंगे, जो गुप्त काल के जो मंदिरों का जो डिवीज़न है, गुप्त काल के जो मंदिरों का डिवीज़न है, ये मेरा निजी डिवीज़न है। ठीक है। उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो नागर शैली के हैं उसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। जो मंदिर हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला, वो मंदिर जो गुफाओं में बनाए गए, नंबर 1। ठीक है। मंदिरों का क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ अध्ययन के लिए, स्टडी करने के लिए। तो जो नागर शैली के मंदिर हैं जो गुप्त काल के हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है वे मंदिर जो गुफाओं में बनाए गए,
वे मंदिर जो पहले गुफाओं में बनाए गए। इसके बाद गुफाओं के बाद समतल मैदानों पर भी मंदिर बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। यह भी गुप्त काल में हुआ। तो ऐसे मंदिर जो कि समतल मैदानों पर बनाए गए और जिनकी छत चपटी होती थी, ठीक है, फ्लैट होती थी, ऐसे मंदिर बनाए गए। ऐसे मंदिरों में तिगवा का मंदिर, सांची का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठान का मंदिर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सपाट छत वाले जो मंदिर हैं, तिगवा का मंदिर, सांची का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का मंदिर, ये सपाट छत वाले मंदिर हैं। और इसके बाद जो अगला डेवलपमेंट होता है, ऐसे मंदिर बनाए गए जिसमें कि ऊंचा शिखर होता था। शिखर का मतलब इसमें कि पिरामिडिकल शेप होती थी और ऊपर जो है काफ़ी ऊंचा चला जाता था। तो ऐसे मंदिरों की श्रृंखला का एक अलग क्रम है। ऐसे मंदिर की जो शुरुआत सबसे पहले होती है वो है जिसमें ऐसा मंदिर जिसमें पहली बार शिखर बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उस मंदिर का नाम बताइए जिसमें कि पहली बार शिखर बनाया गया। तो ऐसे मंदिर जो है, पहला मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिसमें कि पहली बार शिखर बनाया गया। इसके बाद भीतरगांव का मंदिर जो कि ईंटे का बना हुआ मंदिर पूरी तरीके से है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद ये दोनों मंदिर जो है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर में है, इसीलिए यह उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ने जानते हैं कि एमपी में है, नहीं, एमपी में नहीं है, ललितपुर में है। ये सही है कि यह यूपी और एमपी का एकदम बॉर्डर है। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर। और तेली के मंदिर के बारे में बताऊं कि पिछले 10 सालों का जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं वो तेली के मंदिर से आते हैं। लेकिन जो अच्छे अध्येता नहीं हैं अपने विषयों के, वो तेली के मंदिर का नाम ही सुन करके हंसते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन तेली का मंदिर अपने आप में यूनिक मंदिर है। यह ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में, पुराना जो ओल्ड जो फोर्ट है वो उसमें स्थित है। इन तीनों के बारे में जो मंदिरों को मैंने क्लासिफिकेशन बताया, तो ये जो मैंने नागर शैली की जो मंदिरों का क्लासिफिकेशन बताया वो 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया और उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है। गुफा के मंदिर, पहला है सपाट छतों वाले मंदिर और शिखर वाले मंदिर। तो जो गुफा के मंदिर आप बनाए गए, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो गुफा के मंदिर बनाए गए वह उदयगिरी की गुफा में पहली बार मंदिर बनाए गए। इसके बाद फिर सपाट छतों वाले मंदिर बनाए गए, जो गुफा को बनाने के बाद छोड़ दिया गया और वहाँ पर जो है समतल मैदानों पर जैसे कोठरी हमारी होती है, रूम होता है जहाँ पर आप बैठे होंगे, तो जो सपाट उनकी जो छतें होती थी मंदिरों की सपाट होती थी। और इसके बाद इसी विकास क्रम में एक मंदिरों की एक नई श्रृंखला शुरू होती है जिसमें कि ऐसे मंदिर बनाए गए जिनके कि शिखर हुआ करते थे। उसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और तेली का मंदिर महत्वपूर्ण है। तो यह जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं इसके 1 बाय 1 जो है हम इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, नागर शैली की कुछ एक विशेषताओं के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि नागर शैली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। नागर शैली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चन मेंस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस मेंस के में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सिविल में क्वेश्चन आता है वो कंपैरेटिव आता है। सिविल में जो क्वेश्चन आएगा वो कंपैरेटिव आएगा, यानी पूछेगा कि द्रविड़ शैली और नागर शैली के मंदिरों की वास्तु का तुलनात्मक अध्ययन करिए। कंपैरेटिव पूछ लेगा या बेसर को साथ में जोड़ लेगा। थोड़ी सी इसे कंपैरेटिव बना देता है, इसे थोड़ी सी अलग हो जाता है। लेकिन आप जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन वो सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि नागर शैली के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करिए। मैं 1 बाय 1 जो है इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो नागर शैली की जो मंदिरों का निर्माण किया गया है एक बहुत ऊंची चौकी पर किया गया है, यानी बहुत ही हाई प्लिंथ पर इसका निर्माण किया गया है, एक ऊंची फाउंडेशन पर इसका निर्माण किया गया है। पहली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पहला विशेषता इसकी है कि नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक बहुत ही ऊंची चौकी पर किया गया है, यानी हाई प्लिंथ पर किया गया है। दूसरा ये है कि मंदिरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जो प्रारंभिक मंदिर है उसमें सीढ़ी जो बनी है वन साइड बनी हुई है, लेकिन जो बाद के मंदिर बने
उसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं कि जो मंदिर का जो गर्भगृह होता था, गर्भगृह इसमें कि देवता की स्थापना की जाती थी, उस आंतरिक भाग में जहाँ देवता की स्थापना की जाती थी उसके चारों तरफ स्पेस होता था जिससे कि आप चक्कर लगा सकें। ठीक है। और जो छतें होती थी वह छतें प्रारंभिक मंदिरों की चपटी होती थी। चपटी बाद में मैंने आपको बताया उस पर शिखर बनाया जाने लगा। तो जो छतें चपटी होती थी इसके बाद मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक जगह स्पेस का बनाया जाता था, लेकिन प्रारंभिक मंदिरों में परिक्रमा करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन बाद में बनाया जाने लगा। ठीक है। यानी गर्भगृह की भी परिक्रमा करने के लिए जगह थी और गर्भगृह के बाद जो पूरे मंदिर की भी अगर परिक्रमा करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और मंदिर के आगे एक मंडप बनाया गया, मंडप, और यह मंडप 4, 8, 10, 12 या जो है इस तरीके से स्तंभों पर आधारित होता था। और जो ये स्तंभ होते थे वह जो वर्गाकार होते थे, खटकोणाकार होते थे, अलग अलग आकृतियाँ के जो है बहुत ही खूबसूरत स्तंभ बनाए जाते थे। तो 2 पार्ट में मैंने बताया कि छतें चपटी होती थी प्रारंभिक मंदिरों की, बाद में छतें पर जो है इसमें विमान की तरह से आकृतियाँ बनाई जाने लगी, और इसके बाद जो है मंडप होता था, मंडप जो स्तंभों पर आधारित होता था। जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता था उस प्रवेश द्वार के ऊपर भिन्न भिन्न किस्म के देवी और देवताओं की आकृतियों का अंकन किया गया है। प्रारंभिक मंदिरों में जो चौखट होता था, चौखट के ऊपर गंगा और यमुना की प्रतिमाओं का भी अंकन किया गया, एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना का अंकन किया गया है। इसके अलावा जो गणेश का भी अंकन मिलता है। गणेश पहले से ही प्राचीन काल से ही शुभ देवता माने जाते हैं, तो इनका भी हमें अंकन मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो मंदिर का शिखर होता था, पिरामिड, वह 4 कोण का होता था। यहीं पर मैं आपको अंतर भी बताऊंगा तीनों शैलियों का। तो उत्तर भारत के जो मंदिर, नागर शैली के जो मंदिर बने हुए हैं, उसका जो विमान होता है वह 4 डायमेंशनल है, यानी चतुष्कोणक है। और जो दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वह अष्टकोणक हैं, यानी नंबर ऑफ एंगल्स उसमें ज़्यादा है, 4 कोण से ज़्यादा है, नंबर ऑफ मतलब उसमें एंगल है। और जो बेसर शैली के मंदिर हैं वह गोलाकार है। यह तीनों में अंतर है। ठीक है। और यह क्वेश्चन भी कभी काल पूछता है तीनों में। तो मैंने आपको बताया कि जो नागर शैली के मंदिर हैं वह चतुष्कोणक है, जो ऊपर का जो विमान है वो 4 कोण का बना हुआ है। इसके बाद जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उसका जो है अष्टकोणक है, यानी 4 कोण से ज़्यादा उसमें होगा, अष्टकोणक होगा या और भी हो सकता है। और जो कर्नाटक का जो बीच का क्षेत्र है, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, जिसे कि बेसर शैली का जहाँ कहा जाता है कि जहाँ उद्भव हुआ, तो वहाँ पर बेसर शैली का है, तो वहाँ पर का जो पिरामिड का ऊपर का जो आकृति वो गोल होता है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण अंतर होता है। अच्छा, नागर शैली का जब ज़्यादा विकास हो गया तो मैंने बताया कि नागर शैली के जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए उसको सिर्फ 2 डिवीज़न है, एक है गर्भगृह, दूसरा है मंडप। लेकिन जब नागर शैली का अपने चरम रूप में पहुंचता है, चरम रूप में मैंने आपको बताया था कि जो खजुराहो के मंदिर है उसे क्लाइमेक्स माना जाता है। जो चंदेलों ने जो खजुराहो का जो मंदिर बनाया था वह अपने आप में नागर शैली का क्लाइमेक्स माना जाता है। और उड़ीसा शैली के भी मंदिर इसी में बनाए गए। तो उसमें जो डिवीज़न इसका बढ़ गया, पहले गर्भगृह और मंडप हुआ करता था, लेकिन अब जो इसके कई खंड हो गए। इस खंड या खंडों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप समझ सकते हैं। जो पहला है गर्भगृह कहा जाता था, आप जानते ही हैं। गर्भगृह के आगे एक जगह होती थी अंतराल, अंतराल के आगे मंडप और मंडप के आगे अर्ध मंडप। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है क्रम। तो पहले गर्भगृह होगा, गर्भगृह के बाद अंतराल होगा, अंतराल के बाद मंडप होगा और मंडप के बाद जो है अर्ध मंडप होगा। तो इस क्रम को आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, अगर नहीं लिखेंगे तो ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया। तो जो ये शैली है इस प्रकार से।
और इसके बाद जो है कई इसके, जैसे कि जो आपका जो सबसे जो बड़ा मंदिर माना जाता है खजुराहो शैली का, उस मंदिर को जो है पंचायतन शैली में बनाया गया है, पंचायतन शैली में बनाया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो उड़ीसा का जो मंदिर है उसे रथ शैली कहा जाता है। तो बहुत से लोग ये जानते हैं कि जो रथ है तो उसमें रथ है इसलिए रथ शैली है। भैया रथ से रथ शैली का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं ना। रथ जो है जैसे पंचायतन शैली है, यानी जो मंदिर का जो बेस है वो 5 डायमेंशनल है। जो मंदिर का जो निर्माण की जो योजना है दैट इज़ द 5 डायमेंशनल। तो जो रथ मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो अभी 5, 6, 7 डायमेंशनल है। तो रथ शैली का मतलब ये होता है, रथ शैली का ये मतलब नहीं कि रथ की आकृति बना गई तो रथ शैली। 90% लोग यही पता नहीं है। तो आपको जो इसके बेसिक चीज़ों को आपको जानना है। तो नागर शैली की जो महत्वपूर्ण 5-6 विशेषताएं हैं उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। और इससे जो एडवांस अगर आपको पढ़ना है तो फिर इसके लिए आप जो है हमें अलग से ज्वाइन करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो मेंस की क्लास अलग होती है, मेरा प्रयास ये है कि जो अभी जो आपके सामने की एग्ज़ाम है उसको आप कवर कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं नागर शैली के विभाजन के बारे में। नागर शैली को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जो कि बहुत ही, और यहाँ से मेरा मानना है कि एक आध क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। नागर शैली का जो विभाजन किया गया है वो करीब करीब 7 भागों में डिवाइड किया गया है, 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली जो शैली है, महत्वपूर्ण शैली है, वह उड़ीसा शैली। पहली जो महत्वपूर्ण शैली है वो है उड़ीसा शैली। इसका जो सेंटर है वो है भुवनेश्वर। इसका जो महत्वपूर्ण सेंटर है वह है भुवनेश्वर। आपको यह पता होना चाहिए कि जो भुवनेश्वर की शैली है उस पर बेसर शैली का भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक और उड़ीसा के अगर मैप में देखेंगे तो वहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकी है। इसीलिए कर्नाटक यानी जो आपकी बेसर शैली का असर जो है उड़ीसा की शैली पर पड़ा। बहुत से ऐसे मंदिर बनाए गए जो कि बेसर शैली से प्रभावित हैं, उसको हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि विषय भाग जाएगा। तो मैं बताया पहली जो शैली है वह उड़ीसा शैली है। इसका जो सेंटर है भुवनेश्वर है। जो महत्वपूर्ण 3-4 मंदिरों के मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। इसमें पहला जो मंदिर है लिंगराज मंदिर है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर है। यह पुरी में स्थित है, इसीलिए इसको जगन्नाथपुरी कहा जाता है, यानी पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद फिर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये बहुत फेमस मंदिर है। इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। जो ये जगह है सूर्य मंदिर है कोणार्क में है, इसीलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरी जो शैली है वह है खजुराहो शैली। खजुराहो शैली के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। खजुराहो आपको पता है छतरपुर में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। और यहाँ पर जो इस मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और इसकी जो टाइमिंग ही है वो है 950 से लेकर के करीब 1100 मानी जाती है। 950 से लेकर, कुछ लोग 1150 भी कहते हैं, तो 950 से लेकर के 200 साल की इसकी टाइमिंग है निर्माण करने का। और इसकी जो सबसे पहले जिस शासक ने इसकी शुरुआत की उनका नाम है धंग, गंड और विद्याधर, ठीक है, धंग, गंड और विद्याधर। तो ये शासक हैं, महत्वपूर्ण है। और इस शैली का जो सबसे बेहतरीन मंदिर माना जाता है वह है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर कहा जाता है कि नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है अपने आप में। तो इसको ध्यान रखिएगा, नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह मंदिर है। और इसकी जो इस मंदिर का संबंध जो है यहाँ पर शैव, वैष्णव और जैन धर्म से भी है। तो ये जो मंदिर बने हुए हैं खजुराहो, जो चंदेलों के द्वारा जो खजुराहो में मंदिर बनाए गए हैं, इसमें तीनों सेक्ट से संबंध है। जैन धर्म से संबंध है, वैष्णव धर्म से संबंध है और जो है शैव धर्म से भी इसका संबंध है।
इसीलिए यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगला जो है गुजरात और काठियावाड़ के जो नागर शैली के मंदिर हैं, यहाँ पर सोलंकी राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है किराडू का विष्णु मंदिर, जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला जो स्टाइल है वो है राजपूताना स्टाइल है। ठीक है, राजपूताना स्टाइल है। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है राजपूताना में नागभट्ट, जो वत्सराज नागभट्ट था, जो था नागवंश, यहाँ पर जो शासकों निर्माण के नागवंश ने किया था। ठीक है, इसमें ओसिया सबसे महत्वपूर्ण है। ओसिया जोधपुर के नज़दीक एक जगह है ओसिया, वहाँ पर हरिहर मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, ओसिया का हरिहर मंदिर जो कि जोधपुर के बहुत ही नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद ग्वालियर और वृंदावन की शैली मानी जाती है। ग्वालियर और वृंदावन की जो शैलियाँ हैं वह नागर शैली का एक उपविभाजन है। इसमें का जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है वो मथुरा है। और मथुरा में जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं आप जानते होंगे कुछ के नाम, गोविंद देव मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। तो इस प्रकार से यह मंदिरों का यह मतलब इसका डिवीज़न किया गया। इसके बाद कश्मीर के मंदिर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कश्मीर के मंदिर, सिविल के क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो कश्मीर के जो मंदिर हैं इसको निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो है ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीठ का इसका जो टाइमिंग है वो है 724 से 760 के बीच में। कहा जाता है कि यह मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग था वहाँ पर। तो यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि मार्तंड मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। मार्तंड मंदिर एक फेमस मंदिर है। और इस मंदिर को डेमोलिश कर दिया था बुतसिकन सिकंदर। ठीक है ना, बुतसिकन सिकंदर ने इस मंदिर को डेमोलिश किया। इधर कश्मीर के सभी मंदिरों को जो डेमोलिश करने का श्रेय जो है बुतसिकन सिकंदर को जाता है। और उसने पूरे जो वैली थी, कश्मीर की वैली थी, सभी हिंदुओं को उसने फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया और उनकी हत्याएं कर दी। और कहा जाता है कि सिर्फ 12 ब्राह्मणों का परिवार वहाँ पर बचा हुआ था जिसको उन्होंने छोड़ा था। तो कश्मीर को जो पूरा जो डाइवर्जन आप देख रहे हैं, जो कन्वर्जन आप देख रहे हैं 100%, वो जो है उसी के समय किया गया। सभी मंदिरों को ढहा दिया गया, कोई भी मंदिर वहाँ साबुत नहीं बचा। जो भी मंदिर बनाए गए इसके बाद में बनाए गए। ठीक है, लेकिन मार्तंड मंदिर अपने आप में, या जो कश्मीर के मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका क्यों महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ का मार्तंड मंदिर है उस मंदिर पर चीनी भी प्रभाव है, तिब्बती प्रभाव है। और इसके बाद फिर आपका जिस शैली को हम लोग नागर शैली को अध्ययन कर रहे हैं, नागर शैली का प्रभाव है। यूनानी और रोमन शैली का भी प्रभाव है। यूनानी और रोमन शैली का भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसका रीज़न है जो कश्मीर वैली है तो वो भारत और पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, उससे भी आगे तक फैला हुआ था। वो करीब करीब अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो उस समय का शासक हुआ करता था तो वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। इसीलिए जो कश्मीर के मंदिर बने हुए हैं अपने आप में यूनिक हैं। इसके ऊपर यूनानी और रोमन भी प्रभाव है, चीनी भी प्रभाव है और नागर शैली का प्रभाव है। एक मल्टी जो डायमेंशनल इफेक्ट इस पर पड़ा हुआ है। इसके बाद जो अगला जो मंदिर है वह पूर्वी बंगाल के मंदिर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वी बंगाल का जो मंदिर है इसमें शैली के मंदिर ज़्यादातर जो बनाए गए वो जो लकड़ी पर बनाए गए, ईंट पर बनाए गए मंदिर, इसीलिए इन मंदिरों के साक्ष्य जो है ज़्यादातर मौजूद नहीं है। और जो मंदिर बनाए भी गए बाद में उसे जब तमाम जो मुस्लिम शासकों ने जब उस पर अटैक किया तो उनको डेमोलिश कर दिया। तो उसका जो रेफरेंस है वह रेफरेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं थोड़ी सी अगले स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगले स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है मंदिर, गुप्त काल के जो मंदिरों को है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पहला जो मैंने क्लासिफिकेशन मैंने पीछे बताया था कि जो नागर शैली के मंदिरों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। गुफा के मंदिर या उदयगिरी, ऐसे मंदिर जो गुफा में बनाए गए, और जो दूसरे प्रकार के मंदिर थे जो सपाट छतों वाले मंदिर थे, उसकी संख्या मैंने आपको 4 बताई थी। तिगवा का, सांची का, भूमरा का और नचना कुठार का मंदिर का बताया था। इसके बाद मैंने बताया कि जो शिखर वाले मंदिर हैं उसका एक क्लासिफिकेशन अपने आप में अलग है।
शिखर वाले जो मंदिर बनाए गए उसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो पहली बार यहाँ पर शिखर बनाया गया, फिर भीतरगांव का मंदिर और इसके बाद तेली का मंदिर। ये 3 जो क्लासिफिकेशन है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम आते हैं, जो पहला जो मंदिर बनाया गया वह है हिंदुओं का जो पहला मंदिर बनाया गया वो गुफा में बनाया गया था, न कि समतल मैदान पर बनाया गया था। इसीलिए यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली आप डालेंगे, पहला जो डालेंगे उदयगिरी की गुफा में स्थित मंदिर, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। सिविल आईएएस के मेंस परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भारत में गुफा मंदिरों के बारे में लिखिए, गुफा मंदिरों के बारे में लिखिए। तो बहुत से लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गुफा मंदिर के बारे में हम क्या लिखें। यहाँ जो क्वेश्चन का मतलब होता है कि गुफा मंदिर का मतलब जो अशोक ने सबसे पहले जो दान दिया था बराबर, और नागार्जुन की जो मौर्य काल में जो दिया गया था। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो उड़ीसा में दिया गया, उदयगिरी और खंडागिरी में दिया गया। इसके बाद फिर नासिक में जो दिया गया, और अंत में आपको लिखना पड़ेगा जो उदयगिरी जो आपकी विदिशा के जो बीच में है, यहाँ पर जो दान दिया। कहने का मतलब आपको आजीविकों के भी बारे में लिखना पड़ेगा, उड़ीसा के जैनों के भी बारे में लिखना पड़ेगा, और नासिक के बौद्धों के बारे में, और अंत में विदिशा के बगल में जो उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ हिंदुओं के मंदिर बनाए गए, इसके बारे में। तो गुफा की जो गुहा आर्किटेक्चर है, अगर आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये सही है कि जो सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए गए, गुफाओं में जो मंदिर बनाए गए, वह बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों को बनाए गए। इसके बाद जैन धर्म के, इसके बाद फिर हिंदू धर्म के बनाए गए, ठीक है ना। तो हम जो अध्ययन हम लोग जो करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे कि उदयगिरी की गुफा में निर्मित हिंदू मंदिर, ठीक है ना। उदयगिरी की गुफा में निर्मित हिंदू मंदिर, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी जो टाइमिंग है वो है 375 to 455, 375 to 455, यह इसकी है। विदिशा जो उदयगिरी पहाड़ी है वह विदिशा के काफ़ी नज़दीक है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कुल 20 गुफाओं को खोदा गया है, 20 गुफाओं यानी 20 गुफाओं को यहाँ पर खोदा गया है। और 20 गुफाओं में एक गुफा का संबंध जैन धर्म से है, यानी 20 में एक का संबंध जैन से है। बहुत से लोग इस पर मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जो उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन से है। तो मैं आपको बता दूं कि 19 जो गुफाएं हैं उसका संबंध हिंदू धर्म से है, और सिर्फ एक जो गुफा है उसका संबंध जो है जैन धर्म से। अच्छा, इसमें जो अंकन किया गया है क्या, पहले तो मैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में बता दूं। जो उदयगिरी गुफा जो बनाई में जो मंदिर बनाया गया है, उसकी जो छत है वह चपटी है। जैसे जिस रूम में भी आप बैठे होंगे, जैसे आपकी रूम्स होते हैं, तो जो ये मंदिर बनाया गया, इस मंदिर की जो छत है वो पूरी तरीके से चपटी है। बीच में गर्भगृह है और आगे इसके प्रवेश द्वार है, ठीक है। और वहाँ पर उस मंदिर के गर्भगृह में वाराह अवतार का अंकन किया गया है। वाराह अवतार का मतलब विष्णु की जो 10 अवतार जो वैष्णव धर्म माने जाते हैं, इसमें एक वाराह अवतार हुआ। इसमें कहा जाता है कि धरती जो है डूब गई थी गंदगी में, तो उसको भगवान विष्णु ने एक अवतार लेकर के उसको इससे ऊपर निकाला, यानी भूदेवी। तो यहाँ पर भूदेवी का भी उसमें अंकन किया गया है। और वाराह अवतार में आधा शरीर जो है मानव का और आधा शरीर की जो ऊपरी हिस्सा है वो सूअर का हिस्सा है, इसी को वाराह अवतार कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि मंडप बना है, और मंडप नहीं बना है, गर्भगृह बना है। और गर्भगृह के बाद जो है, जो आप निकलेंगे बाहर तो एक प्रवेश द्वार बना हुआ है, मंडप नहीं बना है, मंडप बाद में बनाया गया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको कि लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें रिलीफ स्कल्पचर का यूज़ किया गया है। रिलीफ स्कल्पचर, ठीक है। जब आईएएस के आपको कल्चर का हिस्सा पढ़ेंगे तो आप कि रिलीफ स्कल्पचर क्या होता है। रिलीफ स्कल्पचर का मतलब होता है मंदिर जो दीवारें होती हैं, दीवारों के ऊपर या तो पत्थर की आकृतियों को खोद दिया जाए, या किसी प्रकार से उसकी दीवारों के ऊपर
दीवारों पे अगर किसी कोई कलाकृति बनाना तो उसको दो तरीके हैं, या तो उसको पेंटिंग कर दीजिए सतह पर, या तो उसको स्क्रैच कर दीजिए, या उसके ऊपर कोई एक नया फिर से बेस चढ़ा दीजिए, यानी उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दीजिए, पत्थर का कुछ कर दीजिए। तो यह किसी भी एक लेवल पे काम करने, किसी भी कोई सतह होती, सतह को तीन तरीके से उस पर चित्र बनाया जा सकता है, स्क्रैच करके, चित्र बना करके, या उसके ऊपर कोई ऐसी एक लेयर बना करके जिससे कि वो चीज़ों को दिखाई दे। तो यहाँ पर जो है रिलीफ स्कल्पचर, इसे उद्भिद कला भी कहा जाता है। तो जो रिलीफ स्कल्पचर है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल में बहुत बार क्वेश्चन आता है रिलीफ स्कल्पचर के बारे में। तो रिलीफ स्कल्पचर की शुरुआत सबसे पहले हिंदू मंदिर में यहाँ से होती है, उदयगिरी की गुफा से होती है, और यह परंपरा आगे बढ़ जाती है। और जो यहाँ पर उदयगिरी की गुफा में जो यह पहली बार मंदिर बनाया गया, इस मंदिर के जो चारों तरफ अंदर की जो भाग है वह अधिक डेकोरेटेड नहीं है, उसमें मतलब किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं किया गया है, एकदम सादी है। लेकिन बाद में जो मूर्तियों का अंकन किया गया, विष्णु के साथ में उनके विष्णु के अवतारों को भी दिखाया गया है छोटी छोटी मूर्तियों के माध्यम से। तो यह कला जो बाद में डेकोरेशन की कला है, मंदिरों के बाहरी भाग को डेकोरेट करने की और आंतरिक भाग में डेकोरेट करने की परंपराओं की व्यवस्था जो है आगे बढ़ती रही। और लेकिन सबसे पहले जो रिलीफ स्कल्पचर्स की शुरुआत होती है, उद्वृत्त कला की शुरुआत होती है, वह उदयगिरी के गुहा मंदिर से इसकी शुरुआत होती है। इसकी टाइमिंग मैंने बताया 375 to 455, और इसमें कुल 20 गुफाएं हैं। एक गुफा का संबंध जो है इसका जैन धर्म से माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुर्भाग्य होगा, इतनी चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलती हैं। अच्छा, तो दूसरा जो मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, तिगवा का मंदिर। सेकंड जो मंदिर है वो है तिगवा का मंदिर, ठीक है ना। दूसरा जो मंदिर है वह है तिगवा का मंदिर। अब तिगवा का मंदिर, उदयगिरी का जो गुहा मंदिर है वह गुफा को खोद करके बनाया गया था। जो तिगवा का मंदिर है वह एक ऐसा पहला मंदिर है जिसे कि समतल मैदानों पर बनाया गया। समतल मैदानों पर पत्थरों के टुकड़ों को ईंटों के माध्यम से उसको चिजल आउट करके उसको बनाया गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार समतल मैदानों पर पत्थरों के टुकड़ों के माध्यम से मंदिर बनाया गया। लेकिन इसके सामने जो रोल मॉडल था बनाने का, वह रोल मॉडल था आपका गुहा मंदिर, उदयगिरी के गुफा मंदिर। इसीलिए जब यह मंदिर बनाया गया तो एकदम उसकी कॉपी करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तिगवा जो है जबलपुर के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पर ये जगह है, इसको बनाया गया। इसकी छत जो है चपटी है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तिगवा का मंदिर का जो मुख्य देवता है वह विष्णु है, और विष्णु के साथ में अन्य देवी देवताओं का भी अंकन यहाँ पर किया गया है। और दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल। यह हिंदुओं का जो सबसे प्राचीनतम जो कि आज भी मंदिर है इसे माना जाता है। इसकी जो छत है वो फ्लैट है, यानी जो है चपटी आकार की है, जैसे कि हम लोगों के रूम्स होते हैं। इसके आगे एक प्रवेश द्वार बनाया गया है जिसे कि मंडप का नाम दिया गया। इसके मंडप के आगे आप नेट पर डाल कर देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार में स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभों के ऊपर जो छत डाला गया है और इसके ऊपर उस पर डेकोरेशन किया गया है। स्तंभों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार का अंकन किया गया है। स्तंभ के ऊपर जो है कमल की आकृति बनी हुई है, अवांगमुखी कमल कहा जाता है। अवांगमुखी कमल, इसे कमल ऐसे होता है तो कमल को उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब अवांगमुखी कमल की आकृतियाँ बनाई हुई, और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का भी अंकन किया गया है। अगला जो मंदिर है वो है सांची का मंदिर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों की जो टाइमिंग करीब करीब एक ही है। ये है सांची का मंदिर। सांची का मंदिर, सांची के बारे में आपको पता है, और सांची विदिशा दोनों एक ही नाम है। एक नाम इसका और भी है, वो है काकना बदौट, भी इसका नाम है। सांची का जो नाम है वो है काकना बदौट, ठीक है। इसकी भी जो छत है, जो इसकी रूफ है, इसकी जो छत है वह भी चपटी है, ठीक है।
और आगे मंडप बना हुआ है, मैंने आपको बताया आगे मंडप है। मंडप जो है पिलर पर आधारित है। इसमें 4 पिलर स्थापित किए गए हैं, 4 पिलर। और जो इन पिलर की जो विशेषताएं थी मैंने आपको बताया कि पिलर जो है रेक्टाएंगुलर है, ऐसे उसके मतलब मल्टी डायमेंशनल है। उसके ऊपर कमल फुल्लिका अवांगमुखी कमल को स्थापित किया गया है इसके, और उसके ऊपर जो है एक वेष्टनी स्थापित है, फिर चौकी स्थापित है, और फिर चौकी के ऊपर जो है अलग अलग देवी देवताओं का अंकन किया गया है। तो जो ये 4 पिलर हैं बहुत ही आर्टिस्टिक बनाने का, बाद में तो इतने आकर्षक पिलर बनाए गए क्योंकि ये फाउंडेशन है अपने आप में, ठीक है ना। और जो इसका जो पिलर है वो रेक्टाएंगुलर है, रेक्टाएंगुलर यानी उसमें कई डायमेंशन उसके बने हुए हैं। तो कुछ लोग सांची के मंदिर को पहला मंदिर मानते हैं, कुछ लोग जो है तिगवा के मंदिर को मानते हैं। इसको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो कि डिसाइड कर सके। लेकिन जो इतिहासकारों का मत है कि तिगवा का मंदिर जो जबलपुर के नज़दीक है इसी को पहला माना जाए। हालांकि सांची जो बहुत नज़दीक है, सांची और उदयगिरी के बीच में दूरी बहुत ही कम है, तो कुछ लोग सांची के मंदिर को मानते हैं। तो यह इतिहासकारों के बीच में बहुत ही डिस्प्यूट है, विवाद है कि समतल मैदानों पर जो पहला मंदिर बनाया गया वो तिगवा का मंदिर बनाया गया या सांची का मंदिर बनाया गया। तो इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट है। लेकिन जो जहाँ तक मेरा मानना है कि तिगवा के मंदिर को अधिक लोग मानते हैं। इसकी जो टाइमिंग है, इसकी भी टाइमिंग दोनों की बराबर ही है, 400 से लेकर 425 के बीच में इसकी जो डेट मानी जाती है। अगला जो मंदिर है वो है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर जो कि अगली भूमरा का शिव मंदिर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, भूमरा का शिव मंदिर, इसकी भी जो टाइमिंग है वह जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी के 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच का है। यह सतना, यह मध्य प्रदेश के सतना के नज़दीक है। उसमें नागौद रियासत हुआ करती थी, वो उसमें है, ठीक है ना। इसकी जो विशेषता, जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है, इसमें भी रिलीफ स्कल्पचर जो पीछे मैंने बताया था, रिलीफ स्कल्पचर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कथाओं का अंकन किया गया है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कथाओं का अंकन किया गया है। इसमें महाभारत की कथा है, रामायण की कथा है, अन्य कथाओं का इसमें अंकन किया गया है। अच्छा, इसके पहले जो गर्भगृह हुआ करता था वर्गाकार हुआ करता था। इसमें जो गर्भगृह हुआ करता था वर्गाकार हुआ करता था, लेकिन इसमें जो मंदिर का जो योजना है गर्भगृह की, वो है मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। और गर्भगृह में मुखलिंग की स्थापना की गई। मुखलिंग क्या होता है? लिंग की आकृति बनाई जाती है और उसके एक साइड में शिव की आकृति बनाई जाती है, इसे मुखलिंग कहा जाता है। और यह अपने आप में यह पहला एग्जाम्पल इस प्रकार का मुखलिंग का है। तो यह मैंने भूमरा का शिव मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया। भूमरा का शिव मंदिर यह नागौद या सतना के नज़दीक है। इसकी जो डेटिंग है वह 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में है। इसका जो गर्भगृह है थोड़ा सा अलग बनाया गया है, वर्गाकार जो है। इसमें जो शिव लिंग को बना करके उस लिंग के एक साइड में शिव की आकृति बनाई गई है, इसी को मुख लिंग कहा जाता है। और सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी एक और है, इसमें रिलीफ स्कल्पचर का इस्तेमाल किया गया है। रिलीफ स्कल्पचर का मतलब ये हो गया, मंदिर के चारों तरफ जो मंदिर की दीवारों पर भिन्न भिन्न किस्म की आकृतियों को बनाया गया है, जो इसका संबंध महाभारत से है, रामायण से है, और इस प्रकार की कथाओं का अंकन किया गया है। इसके अवशेष यह फिजिकली आज की तारीख में प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसे फिजिकली जो है इसे मतलब कि अभी तक प्राप्त, लेकिन इसके जो अवशेष हैं, इसके अवशेष जो है अलग अलग म्यूज़ियम में प्राप्त होते हैं। इसके अवशेष इलाहाबाद म्यूज़ियम, कलकत्ता म्यूज़ियम और बोस्टन म्यूज़ियम में हमें प्राप्त होते हैं। तो इतने मतलब कि विश्वविद्यालय के अलग अलग चीज़ों में प्राप्त होते हैं। तो 1.5 घंटे का टाइम हो गया है हमको पढ़ाते हुए, और हमको लगता है कि इससे ज़्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है। और मेरा विश्वास है कि अभी तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, लाइव हैं, और हमारे स्टूडेंट्स चूँकि पढ़ चुके हैं तो उनको लगता है कि हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है, और आगे इसका जो बचा हुआ पोर्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जो है अगली जो मेरी डेट है पढ़ाने की, उस डेट को मैं पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा। इसमें को
अगर आप इस चीज़ को, पूरे नागर शैली को अगर आप देख लेते हैं, तो मेरा पूरा मानना है कि यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से निकलेगा। नागर को पढ़ाने के बाद मैं द्रविड़ पढ़ाऊँगा और बेसर पढ़ाऊँगा। बेसर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसर बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास मेरी थी वह मैंने आपको ये बताया कि जो मंदिर की शैलियों के बारे में बताया, उसका डिवीज़न बताया, क्लासिफिकेशन बताया, महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके कहाँ से कहाँ तक इसको विभाजित किया गया है इसको मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो नागर शैली का जो डिवीज़न किया गया है, 6 से 7 पार्ट में जो डिवीज़न किया गया है, उस डिवीज़न को मैंने बताया, और उस शैली के अलग अलग मंदिरों को मैंने आपको बताया। और इसके बाद मैंने नागर शैली की जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, 5-6 टॉपिक में मैंने उसको बताया। इसके बाद फिर नागर शैली के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसको मैंने 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया कि ऐसे मंदिर जो कि गुफाओं के अंदर बनाए गए, ऐसे मंदिर जो कि चपटी छत वाले हैं, फिर ऐसे मंदिर जो कि शिखर वाले हैं। तो इस मंदिर को मैंने डिवाइड करके आपको अलग अलग बताया। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जो अगली मेरी लाइव क्लास है वो फेसबुक पर आपको मिल जाएगी, और इसके बाद जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल की भी मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूँगा, मैं आपको लिंक दूँगा। लेकिन जो यूट्यूब चैनल का जो हमारा लेक्चर होगा वह इससे भी एडवांस होगा। ठीक है, जो यूट्यूब का मेरा जो चैनल होगा वह इससे भी एडवांस होगा, जो यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं, आपको पता है मैं जूम पे पढ़ाता हूँ 5 से 6 के बीच में। इसको पूरे भारत में कहीं कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा है इतिहास की, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी का मैं एक्सपर्ट हूँ, तो बहुत दावे से मैं पढ़ाता हूँ सभी लोगों को कि जो भी पढ़ता है मैं 70% 60% नंबर की गारंटी लेके पढ़ाता हूँ कि जो भी इसका, वो चाहे सिविल की परीक्षा हो, IAS की परीक्षा हो, चाहे BCS की परीक्षा हो। लेकिन इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे कि मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। मैं खुद बहुत मेहनत करने में विश्वास करता हूँ, और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे। जो लोग 3 महीने में हिस्ट्री पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 4 महीने में, 5 महीने, तो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो और सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आप हमारे क्लास को देखना है, समझना है, तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ही नहीं आइए, आप अपने गार्जियन को भी लिवा के आइए, अपने पिता को लिवा के आइए, या आपके घर में कोई अधिकारी हो आप उसको लिवा के आइए जो सेलेक्ट हो चुका है, कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर आप उसको लिवा के आइए। तो होता क्या है कि स्टूडेंट जो है कभी काल क्वालिटी को नहीं समझ पाता, उसको शॉर्टकट दिखाई पड़ता है। शॉर्टकट का मतलब सोचता है कि कहीं जाएं और तुरंत का तुरंत हमको जो है चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर भी आप विश्वास कर लीजिए। जब भी पढ़ाई करिए पूरी कंप्लीट पढ़ाई करिए, और कंप्लीट करेंगे तो आपके साथ में कोई समस्या नहीं आएगी। भले ही 50 या 100 सीट आएगी, तो हर परिस्थितियों में सक्सेस आपकी निश्चित हो जाएगी। तो शॉर्टकट में कभी बिलीव मत करिए कि शॉर्टकट कोई बता देगा। और हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन इसका प्री में आता है, हिस्ट्री और कल्चर का सेक्शन आता है, फ्रीडम स्ट्रगल का सेक्शन आता है, तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में कम से कम 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है जो हिस्ट्री एंड कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। तो जब इसको ऑप्शनल के रूप में रखते हैं तो ज़रूर इसका जो सिलेबस है बेशक अच्छा है, बहुत ज़्यादा वह है, लेकिन इसको आपको रिवार्ड भी मिलता है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो कि कभी भी आपको धोखा नहीं देता है, कभी भी नहीं। तो आप सक्सेस की अगर गारंटी चाहते हैं तो इतिहास से अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि इतिहास में नंबर कम मिलते हैं, तो इतिहास में कम नंबर मिलने का सिर्फ एक रीज़न है कि आपके अध्ययन की कमी, समझ लीजिए। जिस दिन अध्ययन आपका पूर्ण हो जाएगा, मेहनत अधिक होंगे, सोर्सेज आप बढ़ा देंगे, टेक्स्ट बुक को आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ओरिजिनल किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे, लिखने की कला पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, लिखने की कला पर अधिक ध्यान देंगे, उस दिन कोई भी बंदा 60% से ऊपर या 60%, मैं तो 70% तक कहता हूँ कि 70% तक आपको नंबर यहाँ से मिल सकता है। आप लोगों ने बहुत बहुत ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस अगर हो, कोई प्रश्न